चांदी 2 लाख क्रॉस कर जाएगी, अभी ही कर लेगी, ये आपने सोचा था? 6 महीने पहले मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि इस दिसंबर 2 लाख पहुंच जाएगी। मैं आज भी कहता हूं चांदी का भविष्य 5 लाख तक जाने का है। फिर सोने का अनुमान भी कुछ है उसके बढ़ने की वजह, या वो कहाँ तक जाकर के ठहरेगा? सोना स्टीडी ग्रो करता ही है क्योंकि सारी विश्व की करेंसी का बेस सोना है। इससे किसी भी हालत में 20 से 25% सोना बढ़ेगा ही बढ़ेगा हर साल। तो मैं शेयर मार्केट में क्यों जाऊं, फिर मैं म्यूचुअल फंड में क्यों लगाऊं? आप इक्विटी में भी देखेंगे तो कुछ शेयर ऐसे हैं जो पिछले 20 साल में सोने से भी तेज चले। आप गोल्ड में इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो ज्वेलरी इज नॉट एन इन्वेस्ट। ब्रॉडली ये तय करना है कि मेटल में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, और अगर करना है तो कितना %। दूसरा, आपने शेयर्स में जाना है या म्यूचुअल फंड में जाना है। गोल्ड में एक बहुत अच्छा ऑप्शन था सॉवरिन बॉन्ड। कि बॉन्ड तो सरकार ने बंद कर दिया, आप कैसे मार्केट से खरीदोगे? ज्वेलरी निवेश नहीं है तो सोने में निवेश कैसे? पहला है गोल्ड का फंड ले लीजिए। म्यूचुअल फंड की तरह ईटीएफ है, इंटरनेशनली अलाइंड रहता है। लिक्विडिटी उतनी फास्ट नहीं होती लेकिन रेट हमेशा करेक्ट होता है। मुझे गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स या ईटीएफ में जाना है, इन दोनों में आपका फेवरेट क्या है? क्या आप हफ्ते में एक बार रिव्यू करने की पोजीशन में हैं या महीने में 2 बार रिव्यू कर लेते हैं, आपको समझ है, तब तो आप ईटीएफ में जाइए, फिजिकल ले लीजिए, अदरवाइज आपको गोल्ड फंड बेटर। ईटीएफ में आपकी स्पीड मिलती है, प्रॉफिट पहले से ज्यादा है। अगर आपकी नॉलेज कम है, आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप गोल्ड फंड ले लीजिए। जो खासकर नौकरी पेशा है, अब वो बहुत ज़्यादा निवेश कर नहीं पाते हैं। क्या मैं जैसे यम सिप करके पीते हैं ना, तो वो सिप करने की ही आप सलाह दीजिएगा, या मुझे बोनस मिला तो मैंने एक साथ लमसम कर दिया निवेश, क्या करें? इन्वेस्टमेंट इज अबाउट बिहेवियर। अगर आप सिप करते हैं और आप कंसिस्टेंटली करते हैं, डिसिप्लिन्ड करते हैं, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। थंब रूल ये कहता है कि आपको अपनी इनकम का 30% इन्वेस्ट करना चाहिए। 5 से 10%, 5 से 8% पैसा इन्वेस्टमेंट में जरूर रखिए कि आपको लिक्विडिटी भी रहे, और अगर उससे कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिलता है तो वो आप अपने लोन को चुकाकर अपने लोन को कम कर सकते हैं। क्या 2026 में सोना क्रैश हो जाएगा, ऐसी कोई भी संभावना है? ऑन एवरी सेल देयर इज अ परचेज। खेल परसेप्शन का है। जो खरीद रहा है वो ये सोच रहा है कि आगे बढ़ेगा, और जो बेच रहा है वो सोच रहा है कि गिरेगा। बहुत सही टाइम है, निकल लो, मार्केट गिरने वाला है। सोना स्टेडी रेट से बढ़ेगा, 25 से 30% ग्रोथ सोने में आती रहेगी अगले 2-3 साल तक। तो मार्केट को लेके आपका अनुमान क्या है? मार्केट कहाँ जा सकता है? कौन सा सेक्टर आपको लग रहा है अच्छा कर सकता है? शेयर की ग्रोथ अब रीजनेबली ठीक चलेगी, कोई बड़ा क्रैश होने का चांस नहीं है। कितनी तरह के फंड्स मेरे पास होने चाहिए जिसको मेरे लॉजिक सपोर्ट करें? हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का पैसा बोलता है विद एसकेटी देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सोना बढ़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ेगा, चांदी 2 लाख के पार चली जाएगी, ये पता सबको था। लेकिन 2025 पार करने के पहले चांदी का 2 लाख के पार चला जाना, क्या ये अनुमान आपने पहले लगाया था? कमेंट्स करके बताइए। अब बड़ा सवाल ये है कि सोना ऑल टाइम हाई है, चांदी ऑल टाइम हाई है। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो ये कह रहे हैं कि जी हमसे तो गलती हो गई, हमें सोने में निवेश बढ़ाना चाहिए था, या हम सोना ले नहीं पाए। जो लेके बैठे हुए वो ये सोच रहे हैं कि ऑल टाइम हाई तो पहुंच ही गया है, मुनाफा हो रहा है, तो चलो इसे बेच देते हैं। सही स्ट्रैटेजी क्या है, आज वो समझाने की, बताने की आपको कोशिश करेंगे। अब ऑल टाइम हाई जब सोना भी, चांदी भी, मार्केट भी, प्रॉपर्टी भी सब हो चुके हैं, तो करना आपको क्या है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। मेहमान मेरे साथ बहुत खास है पॉडकास्ट में। पहले जी बिजनेस में जब मैं थी तो उनके साथ मैंने बहुत से शोज किए हैं टैक्स के ऊपर, क्योंकि वो टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। आप एक बेहतर निवेश के सलाहकार के रूप में भी उन्हें समझ सकते हैं, जान सकते हैं। सीए वो हैं। अब मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ हैं मनीष कुमार गुप्ता। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पहला सवाल तो जो व्यूवर्स से मैंने पूछा है वो आपसे भी पूछ ही लेती हूँ कि चांदी 2 लाख क्रॉस कर जाएगी, अभी ही कर लेगी, ये आपने सोचा था? नहीं, मैंने तो, मुझे लगता है 6 महीने पहले मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि इस दिसंबर 2 लाख पहुंच जाएगी, और ये सोने से भी तेज चलेगी।
और मजे की बात यह है, मैंने भी अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया तो मैंने सोने में कर दिया और मुझे लगा चांदी पता नहीं जाएगी या नहीं जाएगी। वैसे वेल थॉट था कि चांदी सोने से आगे चलेगी, लेकिन जिससे मैंने खरीदा वो बोलता है कि भाई सर चांदी मत लो, मेरा एक्सपीरियंस है सोना ज़्यादा बेटर चलेगा, और मैं ही रह गया। तो लेकिन मैं आज भी कहता हूं चांदी का भविष्य 5 लाख तक जाने का है, लेकिन ये आज नहीं, एक 6 महीने में, 1 साल में, लेकिन 2-3 साल में चांदी 5 लाख पहुंच जाएगी। 2-3 साल में ही? हाँ, 3 साल में चांदी 5 लाख पहुंच जाएगी। और उसके बड़े रीजन है, क्योंकि देखिए चांदी का इंडस्ट्रियल यूज बहुत है, इसलिए चांदी की डिमांड बहुत है। परेशानी यह है कि चांदी वोलेटाइल बहुत है, कभी ऊपर कभी नीचे, चाइना से इंपोर्ट से कनेक्ट रहता है। लेकिन लगातार जिस तरीके से सोना बढ़ता जा रहा है, आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो रहा है। देखिए जहां 20 साल पहले, 20-21 साल पहले, 2005, 2002, 3, 4 में देखेंगे तो सोना 5,000, 5,500, 6,000 में था। और वहां से आज अगर आप इस रेट पे देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो लोग 22 कैरेट का सोना बनवाते थे वो 14 कैरेट में आ गए हैं। हाँ। यानी अगर आप चांदनी चौक में जाएंगे तो वहाँ 14 कैरेट की ज्वेलरी मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि आप 22 कैरेट पे ज्वेलरी बनवाओ। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अलग डिस्कशन है। हाँ। तो ऐसे में फिर वो ज्वेलरी चांदी की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी जो लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है वो चांदी पर काम कर रहा है। तो चांदी की ऐसे डिमांड बढ़ रही है। और दूसरा इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है। जो चांदी हम लोग खरीद कर रख लेते हैं वो दोबारा काम आ सकती है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल यूज में चांदी चली गई, जो पीसीबी पर प्लेट पर चांदी लग गई, वो तो चांदी खत्म हो गई। इसका मतलब चांदी की डिमांड भविष्य में और तेजी से बढ़ेगी। तो चांदी की और डिमांड का वैल्यू से सीधा सीधा, रेट से सीधा सीधा संपर्क है। अगर डिमांड बढ़ी तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चांदी का 2 लाख का टारगेट अगर आज हमने 31 दिसंबर से पहले अचीव कर लिया तो मुझे लगता है हम किसी भी हालत में 2026 में 2,75,000 तक पहुंच सकते हैं। और इट्स नॉट ए बिग डील। अब देखिए अगर 2,75,000 का मतलब क्या हुआ, सब मिला के 25-30%। हाँ। है ना। और आमतौर पर अगर आप छोटे सीरीज में देखो, लोग अगर पर्सनली पैसा उधार लेते हैं या किसी ऐप से उधार ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, तो 18 से 20%, 22% पर ब्याज पे पैसा लेते हैं। इसका मतलब नॉर्मल मार्केट का अनऑफिशियल चैनल से जो इंटरेस्ट रेट है वो 20% का है। तो प्रॉफिट लोग सोचते हैं कि 20% पैसा तो होना ही चाहिए, वरना मैं किसी दोस्त को ब्याज पे ना दे दूं। तो ऐसे में अगर 20 से 25% रिटर्न नहीं आएगी तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए मुझे लगता है किसी भी हालत में चांदी 2.5 लाख से 2.25-3 लाख तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। चांदी का अनुमान आपने बता दिया, अब फिर सोने का अनुमान भी कुछ है उसके बढ़ने की वजह, या वो कहाँ तक जाकर के ठहरेगा? देखिए शालिनी जी, आप इसको समझिए कि सोना स्टेबल है और चांदी एम्प्लीफाई करती है। यानी अगर जाएगी तो चांदी बहुत आगे चली जाएगी, नहीं जाएगी तो रुकी रहेगी। मतलब मैंने ऐसा टाइम भी देखा है 2014 के आसपास चांदी 2-3 साल तक रुकी रही। मतलब जिस लेवल पे खड़ी है 2 साल बाद देखा तो उसी लेवल पे मिल गई, है ना। 70-75 हज़ार के लेवल पे बहुत टाइम तक रुकी रही। हाँ। जबकि सोना स्टीडी ग्रो करता ही है, क्योंकि सारी विश्व की करेंसी का बेस सोना है, इसलिए सोना चाहिए सबको, है ना। तो ऐसे में सोना आज जो हम देख रहे हैं, इससे किसी भी हालत में 20 से 25% सोना बढ़ेगा ही बढ़ेगा हर साल। तो अगर आप 20%, 25% लगाते हैं तो आप लगाइए 25,000, 30,000 रुपये 1 साल में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तो बेसिक बेयर मिनिमम है, इससे ऊपर भी बढ़ेगा। तो मुझे सोना 20-25% अगर दे रहा है, मुझे चांदी अगर 22 से 25% दे रही है, तो मैं शेयर मार्केट में क्यों जाऊं? फिर मैं म्यूचुअल फंड में क्यों लगाऊं? वहाँ तो चांस ये भी है ना कि शायद मुझे 15% मिले। क्या पता अब बीते 2 साल का हाल अगर मैं मार्केट का देखूं सर, मिड कैप आपका माइनस में चल रहा है, स्मॉल कैप आपका नेगेटिव दे रहा है, लॉन्ग कैप ने भी हार्डली 5% दिया है, 0 से 5%। तो जब मिड कैप, स्मॉल कैप और लॉन्ग कैप में किसी की भी, लार्ज कैप किसी की भी मैं बात करूं, तो वो उनका हाल यहाँ है, सोना चांदी यहाँ है, तो मैं तो उधर ही जाऊँ फिर। अब अगर आप मेरी बात को आज सुन रही हैं, आज देख रही है, तो लगेगा ये तो बहुत बुलिश है, ये तो बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहा है बंदा। हाँ। लेकिन अगर आप उसे 20 साल से देखेंगे तो आपको रिटर्न कम नजर आएगा। लेकिन वहीं आप इक्विटी में भी देखेंगे तो कुछ शेयर ऐसे हैं जो पिछले 20 साल में सोने से भी तेज चले हैं।
सोना चांदी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया वो कह रहे हैं हमने गलती कर दी, हमें तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो असली टाइम पिक एंड चूज है, और आप कितने टाइम तक उस पर बने हुए हैं। हर टाइम जब आप पास्ट देखेंगे तो आपको ये एनालाइज करने की जरूरत है कि हम 5 साल से कंपेयर कर रहे हैं, 2 साल कर रहे हैं, या 10 साल या 15 साल, 20 साल। सर सोने और चांदी का तो जब मैंने डेटा उठा के देखा तो बीते 15 साल में भी सोने ने ज़्यादा दिया है, चांदी ने ज़्यादा दिया है। 2010 से 2025 जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने ये पाया कि शेयर मार्केट दे रहा है आपको 10.5%, सोना आपको दे रहा है 13%, चांदी आपको दे रही है 11%। फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है 15 साल देख लिया, 20 साल का भी हम निकाल के देख लें तो 20 साल में भी सोना भारी पड़ा और मार्केट कम पड़ा। ये ठीक बात है कि बीच में इसी की वजह से सारी बीवियां हावी रहती हैं। मेरी खुद की वाइफ कहती है कि मैंने जब कहा कि मैं शेयरों में पैसा लगा दूं, और उसने गोल्ड छोड़ के सोने में शेयर में लगाया और मैं डांट खाता रहा। और आज भी स्थिति ये है कि मैं अगर कंपेयर करता हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट वर्सेस उसके आइडियाज, उसकी इन्वेस्टमेंट, तो वो हमेशा मेरे से आगे है। क्योंकि उसका एक रीजन ये भी है कि हमारा सोने से एक इमोशनल कनेक्ट रहता है, और ये कनेक्ट पूरे देश में है। साउथ इंडिया में तो नॉर्थ से भी ज़्यादा है। तो सबको लगता है सोना तो लेना ही लेना है। सोने की एक यही बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सोने को जब खरीदते हैं उसे एज ए इन्वेस्टमेंट ना मान के उसे इमोशनल कनेक्ट मान लेते हैं। और देखिए, जब आप गोल्ड को एज ए ज्वेलरी खरीदते हैं वो इन्वेस्टमेंट रह ही नहीं जाता। आपके ऊपर कितनी भी जरूरत पड़े आप उसे बेचेंगे ही नहीं, आपकी पत्नी उसे बेचने ही नहीं देगी। इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट बचा ही नहीं। आपको कॉन्फिडेंस बहुत है कि मेरी नेटवर्थ इतनी से इतनी हो गई, लेकिन वो पैसा आपको यूज करने को नहीं मिलेगा। आप अपनी बेटे की शादी में दे दो, बहू को गिफ्ट कर दो, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो ज्वेलरी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ये आपको थंब रूल याद रखना है। ज्वेलरी इज फॉर यूज। और अगर वो आपने डायमंड की ज्वेलरी ले ली तो वो एप्रिशिएट करेगी, इस बात की भी गारंटी नहीं है। ठीक बात। क्योंकि डायमंड आपने जिस रेट पर खरीदा है उससे आधे पर बिकेगा। और जब भी डायमंड की ज्वेलरी आप लेते हैं तो डायमंड और गोल्ड का रेशियो में डायमंड गोल्ड से ऊपर है। यानी आपने 4 लाख का कोई हार लिया तो उसमें 2 लाख के अगर डायमंड है तो आप समझो अगर वो हार अगर आपका 5 साल बाद देखें, अगर गोल्ड 2 का 4 हो गया तो डायमंड आपके 2 के 1 रह गए। तो आपको वो जो एनहांसमेंट मिलना चाहिए था, इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, वो मिला ही नहीं। तो अब आपको लगता है कि अगर ज्वेलरी नहीं खरीदनी है, सोना खरीदना है, तो बात यह कि क्या खरीदें। पहले तो यानी हमें पहले तो ब्रॉडली ये तय करना है कि मेटल में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, यानी सोना चांदी करना है कि नहीं, और अगर करना है तो कितना %। दूसरा, आपने शेयर्स में जाना है या म्यूचुअल फंड में जाना है, एक डिसीजन लेना है। इसके बाद आपको क्या एफडी करवानी है, क्या आपको रियल एस्टेट में, यानी मेजरली 4-5 ऑप्शंस इंसान के पास होते हैं। और ये डिपेंड करता है आपके पास कितने पैसे हैं और आप किस किस इंटरवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। क्या आपके पास एकदम से कोई सरप्राइज मनी आया है, कोई गिफ्ट आया है, बोनस आया है, शादी है, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, या आपको एंसेस्ट्रल पैसा मिला है भाई, या आपको एकदम से लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, यहाँ से आपने अगर कोई पैसा कमाया है तो अलग माइंडसेट रहता है। और आपकी नॉर्मल आपकी बिजनेस इनकम है और सैलरी इनकम है, उसमें से आपने हर महीने कुछ पैसा बचाना है, तो एक अलग माइंडसेट है। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट करने में हमें एक ब्रॉडर आइडिया देखना होता है कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर ये हम देखते हैं कि अगर अब कि हम कहाँ और कितना करें। तो वहाँ अगर बात आती है गोल्ड की तो मैं कहूँगा ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर आती है गोल्ड और सिल्वर, क्या खरीदें। मुझे लगता है सर ये जो ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट की बात शुरू हुई थी भारत में, ये उस दौर में शुरू हुई थी जब आपको पर्सनल लोन नहीं मिलता था, जब आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ करते थे, जब लोग पहले सेविंग करते थे फिर खर्च करते थे, मकान तब बनवाते थे, गाड़ी तब खरीदते थे। उस समय ये था कि अगर मुसीबत आ गई तो क्या करेंगे, सोना बेच देंगे क्योंकि पर्सनल लोन मिलेगा नहीं, आप वैसे ही बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो शायद ये था, और वो अभी तक मानसिकता चली जा रही है। लेकिन येस यू आर राइट, एंड आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी मानेंगे, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, ज्वेलरी निवेश नहीं है, ये क्लियर हो चुका है। अब सर मैं ये चाहती हूं कि फिर आप बताएं, क्योंकि आपने ये बता दिया ज्वेलरी निवेश नहीं है, तो सोने में निवेश कैसे? बड़ा अच्छा प्रश्न है। सोने में निवेश करने के 3 तरीके हैं। पहला है गोल्ड का फंड ले लीजिए आप, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं उसी तरह गोल्ड फंड होते हैं। वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, आप उसकी यूनिट खरीद लीजिए। आपको कोई डीमेट अकाउंट नहीं चाहिए, आपने पैसे डाले म्यूचुअल फंड की तरह और आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। और आप जब चाहें खरीदें, जब चाहें बेचें, और चाहे जितना खरीदें। यानी आपको मिनिमम 1 ग्राम या मिनिमम 2 ग्राम लेने की भी कंपल्सन नहीं है,
खरीद सकते हैं। 500 रुपए का खरीद लें। 500 रुपये का भी खरीद सकते हैं। उसी तरीके से ETF है, म्यूचुअल फंड की तरह ETF है, इंटरनेशनली अलाइंड रहता है। लिक्विडिटी उतनी फास्ट नहीं होती, लेकिन रेट हमेशा करेक्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड जो गोल्ड फंड होते हैं उनमें जो फंड मैनेजर होते हैं उनका भी कुछ खर्चा वगैरह लगता है। ETF में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ETF भी एक सॉल्यूशन है। और इन दोनों में GST नहीं लगता, बड़ी बात यह है। और हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं दिल्ली में हूँ या मुंबई में हूँ तो रेलिवेंट मार्केट में जाऊँगा, भाई कहाँ ज्वेलर्स बैठते हैं, वहाँ जाके भाई मेरे को सिक्के दे दो। हाँ। सोने के, आपको बता दूं, सोने के सिक्के पर भी मेकिंग चार्ज लगता है। गिन्नी पर मेकिंग चार्ज लगता है, इसलिए गिन्नी में भी खर्चा है। अब कहते हैं फिर सॉलिड खरीद लेते हैं, हम बिस्किट लेते हैं, कोई टुकड़ा कटवा लेते हैं, भाई 20 ग्राम का टुकड़ा हमने कटवा लिया। तार भी मिलता है, तार भी 5 ग्राम 10 ग्राम आप का, जो भी ले लीजिए। हाँ। इन सब पे GST लगता है, और वो GST है 3%, छोटा अमाउंट नहीं है। और मजे की बात है, लोगों को लगता है मैं तो चुपचाप कैश में ले लूंगा, मैनेजमेंट कर लूंगा, पैसे दे दूंगा, मेरा आधार कार्ड भी नहीं दूंगा, वो अपने नौकर का लगा देगा, मेरा GST भी बच जाएगा। जबकि ऐसा होता ही नहीं। कैसे, समझाइए। अगर आप किसी दुकानदार से सोना खरीदेंगे तो वो GST चार्ज कर ही लेगा आपसे। वो भले ही आपको बताए ना, रेट आप पूछोगे तो रेट कुछ और आएगा, लेकिन जब बिल बन के आएगा कच्चे पर्चे पर, हाँ। तो वो आपसे GST ले चुका होगा। इंक्लूडेड रहता है, हमेशा रहता है। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा आपके माध्यम से कि जब भी गोल्ड खरीदें, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं हाथ में देना चाहता हूँ गोल्ड, ये रख तेरे पास आ गया, अपनी पत्नी को या किसी जिसको भी आपको उचित समझे, माँ को, पिताजी को, तो बिल के साथ लें, क्योंकि GST आपको देनी है तब भी जब आप कैश देते हैं या चेक देते हैं तब भी। अब अगर आपको 3% खरीदने पे दे रहे हैं, तो जब आप बेचने जाएंगे तब भी तो वो कहेगा GST लाओ, क्योंकि मुझे आगे बेचनी है। तो वो अपना इसमें रख लेगा, वो आगे मैनेजमेंट कर लेगा, क्योंकि GST तो हमेशा बायर को देनी होती है। हाँ। लेकिन जब आप बेचने जाएंगे आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। इसलिए अगर गोल्ड खरीदना है, अगर सिल्वर खरीदनी है, गोल्ड फंड में जाइए या ETF में जाइए। नहीं, 1 मिनट मुझे आप फिर से समझाएं, क्या गिन्नी खरीदने और गिन्नी बेचने दोनों का प्राइस अलग अलग है? बिल्कुल, हमेशा होता है। किसी भी ट्रेड में किसी भी मेटल को आप खरीदेंगे तो बाइंग और सेलिंग रेट डिफरेंट होता है, बट गिन्नी में मेकिंग चार्ज भी होता है। मेकिंग चार्ज भी हम दे रहे हैं, GST भी हम दे रहे हैं, फिर उसको बैंक लॉकर में रख रहे हैं तो लॉकर का भी दाम हम दे रहे हैं, घर पे रख रहे हैं तो रिस्क भी उठा रहे हैं। हाँ। और बावजूद इसके हम सोने के सिक्के खरीद रहे हैं। गलत है ये। बस फायदा ये हो जाता है कि जो लोग चुपके से खरीद लाए, वो बेचने पर कई बार इनकम टैक्स की चोरी कर लेते हैं। उतना लोगों को लगता है कि ये ठीक है, लेकिन ये कितना बड़ा रिस्क हम कैरी करते हैं हम नहीं समझते। ठीक बात। अब उसकी तुलना में अगर हम ETF लेते हैं, हाँ। आपका सेफ है, चोरी का डर नहीं, किसी डिपार्टमेंट का डर नहीं, हम पक्का रुपया दे के अपने अकाउंट में कभी भी देख सकते हैं। जैसे शेयर्स हैं डीमेट में, वैसे ही हमारे पास ETF पड़ा हुआ है, और GST लगता ही नहीं। तो जब तक 2 नंबर की कमाई ना हो, कहीं से कैश बोरी में भर के ना आ रहा हो, तब तक ETF और फंड्स लेने चाहिए। 2 नंबर की कमाई अब किसी की होती ही नहीं। अब तो मिडिल, देखिए, हाँ। हम लोगों को देख सुन रहे हैं, वो ज्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं, ट्रू। और मोदी जी ने मिडिल क्लास को 12,75,000 तक फ्री कर दिया है। अगर कोई 6 लाख कमाने वाला 4 लाख की कोई नंबर 2 की इनकम कर भी लाया, तो उसकी नंबर 1 है। ठीक बात। उसको तो डिस्क्लोज करना चाहिए, मेरे को इस सोर्स से हुई है, और भाई 4 लाख उसे दिखाना चाहिए। टैक्स तो उसको तब भी नहीं देना। ठीक बात। देखिए, टैक्स चोरी और टैक्स प्लानिंग 2 अलग अलग चीजें हैं। हमें टैक्स प्लानिंग पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि अब सरकार बहुत सख्त है। वो आमतौर पर लोगों का केस स्क्रूटनी में नहीं लेती है, बहुत लिबरल है उस मामले में। लेकिन जिसका लेती है ना, उसके पुराने कई सारे साल के प्रॉफिट चले जाते हैं। इसलिए टैक्स चोरी पर फोकस ना करके इन्वेस्टमेंट पर फोकस करिए, राइट जगह पैसा लगाइए, सोने में लगाइए, और सोने से भी बेहतर चांदी में लगाइए। अब अगर आपको किसी को 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो सोना तो इतना सा आएगा, और चांदी कितनी आएगी, इतनी कहाँ रखोगे आप। हाँ। बेटर ETF। ठीक बात। चांदी में भी हम ETF में
हाँ, निवेश कर बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल कर सकते और हैं। फंड्स भी रहते हैं सिल्वर के। सिल्वर के फंड्स भी रहते हैं, गोल्ड के फंड भी रहते हैं, आप कर लीजिए। मुझे अब एक चीज़ और बताइए, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि मुझे गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स या ईटीएफ में जाना है, लेकिन मैं फिर भी आपसे अगर समझना चाहूँ कि इन दोनों में आपका फेवरेट क्या है, क्योंकि दोनों एक ही पायदान पे तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर आप मुझे कंफ्यूज कर देंगे। तो मैं मनीष गुप्ता की अगर राय समझना चाहूँ तो इन दोनों में आपका फेवरेट क्या है? आपको गाड़ी चलानी आती है? हाँ। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, इसका मतलब आपको पता है ट्रैफिक रूल्स क्या है, कब तेज चलानी है, कब धीमे चलानी है, गाड़ी में आपके ब्रेक अच्छे हैं, आप ईटीएफ कर लीजिए। अगर आपको लगता है मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूं, आप फंड ले लीजिए, क्यों? फंड मैनेजर बैठा हुआ है। ईटीएफ में आपकी स्पीड मिलती है, प्रॉफिट पहले से ज्यादा है, लेकिन फंड मैनेजर आपको गलतियां नहीं करने देता। वो आपको उन गलतियों से बचाता है जो आपको पता ही नहीं चलती। कैसी गलती? मैंने सोना खरीदा, भाई कब खरीदा, कब बेचा? जो फंड हैं वो लगातार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके अपनी सेट कैलकुलेशंस हैं, मार्केट ट्रेंड को समझते हैं, इंटरनेशनली समझते हैं, उनके लोगों का नेटवर्क रहता है, वो ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, टॉप लेवल पे देखते हैं, तो उन्हें पता है कब खरीदना है, कब बेचना है। तो उस गोल्ड फंड में आपको उस बात का फायदा मिलता है, क्योंकि ईटीएफ में तो जो आज खरीदा वो रेट सेट हो गया, आपकी कॉस्टिंग, और जब आप बेचेंगे तब सेल वैल्यू। लेकिन गोल्ड बॉन्ड में वो गोल्ड फंड में क्या करते हैं कि वो उन्होंने जब ठीक लगा तो उन्हें खरीद लिया, जब लगा अच्छा हो गया बेच दिया, फिर खरीदा फिर बेच दिया। इस तरीके से वो हैजिंग इस तरीके से करते हैं कि हम उनके यूनिट होल्डर को, म्यूचुअल फंड बायर को ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो ऐसे में आपको लगता है आपको गाइड की जरूरत है तो आप गोल्ड फंड ले लीजिए, पर जब वो गोल्ड फंड की कमाई होती है उसमें फंड मैनेजर भी अपना चार्जेस लेते हैं, जो ब्रोकर्स हैं उनको भी कमीशन जाता है, तो थोड़ा सा पैसा कम आता है। पर डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं है, डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, पर आपको क्या रिलैक्स है। अब आप देखिए आप क्या करते हैं, क्या आप हफ्ते में एक बार रिव्यू करने की पोजीशन में हैं, या महीने में 2 बार रिव्यू कर लेते हैं? आपको समझ है तब तो आप ईटीएफ में जाइए, फिजिकल ले लीजिए, अदरवाइज आपको गोल्ड फंड बेटर है, क्योंकि आपके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी चीजों को संभाल रहा है। तो ऐसे में अब आप समझ गए कि जो ट्रेंड है, जो एक्सपर्ट है, जिसको लगता है कि मैं अपने को समझता हूं, मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, क्यों कर रहा हूं, और जो मेरा सोर्स ऑफ फंड है वो क्या है, उस हिसाब से वो तय करेगा। तो अगर आपकी नॉलेज कम है, आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपका फोकस करने का मन नहीं है, आप गोल्ड फंड ले लीजिए वरना ईटीएफ ले लीजिए। और फिर डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है आपके इन्वेस्टमेंट का। अगर आपको लंबे टाइम तक रखना है तो आप ईटीएफ ले लीजिए। लेके छोड़ दिया आपने, भूल के ये। अब मेरा इसी में फिर अगला सवाल ये है कि जो खासकर नौकरी पेशा है और ऐसी एक बहुत बड़ी तादाद है जिनकी जितनी इनकम आती है उतनी हर महीने खर्च भी हो जाती है, अब वो बहुत ज़्यादा निवेश कर नहीं पाते हैं, लेकिन उन सैलरीड क्लास को भी साल के अंत में एक बार वो जो बोनस मिलता है उससे कमाई हो जाती है। तो ये उन व्यूवर्स के बिहाफ पे मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैं जैसे यम सिप करके पीते हैं ना, तो वो सिप करने की ही आप सलाह दीजिएगा, या मुझे बोनस मिला तो मैंने एक साथ लमसम कर दिया निवेश, क्या करें? अब देखिए पहला क्वेश्चन तो वही है, सिप किस में करना है, मेटल में करना है या इक्विटी और म्यूचुअल फंड में करना है? मैं ये मान के चलता हूँ इस बार का आपका जो क्वेश्चन है वो इक्विटी और म्यूचुअल फंड पर है, ठीक है? हाँ, क्योंकि इसमें गोल्ड फंड भी आ गया तो सब कवर हो गया। हाँ। अब देखिए ऐसा है कि सेम एग्जांपल यहाँ है, अगर आप सिप करते हैं तो आपका पेशेंस है और डिसिप्लिन है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट द बिहेवियर, इट इज नॉट ऑलवेज टाइमिंग कि अच्छे टाइमिंग पर खरीदा और आपने अच्छे टाइम अपने सुटेबल टाइम पर बेचा। इन्वेस्टमेंट इज अबाउट बिहेवियर। अगर आप सिप करते हैं और आप इसको कंसिस्टेंटली करते हैं, डिसिप्लिन्ड करते हैं, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको
5 साल में देख रहा हूँ तो मुझे फाइनली क्या मिला। आप जो अभी आपने डिस्कशन के स्टार्ट में मेरे से पूछा ना, इतना परसेंट उसमें, इतना परसेंट उसमें, आपने क्या देखा 10 साल में कितना। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जून 96 में मैंने इन्वेस्टमेंट किया और 15 मार्च 2008 में मुझे क्या मिला। परसेंटेज वहाँ से नहीं देखा जाता। जब आप बीता हुआ काल देखते हैं तो जब मैंने ग्रेजुएशन की तब तक मैंने क्या पाया, फिर मेरी शादी तब तक मैंने क्या पाया, या उसके आगे के 5 साल मैंने क्या पाया, तो वो पीरियड ऐसे ही निकलता है। इसका मतलब है अगर आपके पास रेगुलर मंथली इनकम है, चाहे कम ज़्यादा हो, सैलरी वालों की फिक्स होती है या हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, बिजनेस वालों की वो भी अपना एक इस तरीके से पैटर्न बना लेते हैं कि मुझे 1 लाख 2 लाख है 50,000 है, जैसा ही बिजनेस है उतना अपने घर के लिए निकालना है। तो एक थंब रूल ये कहता है कि आपको अपनी इनकम का 30% इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ठीक है। Okay. अब ये 30% किसी के लिए बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए कम है। मैं 1 मिनट सर आपको रोक रही हूँ और आप ही की इस बात पर मेरे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या 30% आप बचा भी पाते हैं। बचाएंगे तभी तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। 1 लाख रुपया जिसकी सैलरी है उसको 30,000 इन्वेस्ट करना है, 10,000 जिसकी है उसको 3,000 इन्वेस्ट करना है। तो क्या आप इस परिस्थिति में हैं, वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। जी सर। अब इसमें बड़ी बात क्या है कि अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है या कार लोन ले रखा है तो आप 30% बचा ही नहीं सकते। बहुत मुश्किल है कि अगर भाई आज की डेट में जिस तरीके से रियल एस्टेट के दाम चढ़ गए, फ्लैट बहुत महंगे हो गए, आप ईएमआई निकाल के कम से कम 5 से 10% तो इन्वेस्ट करिए और उसको भी आप रोटेट कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए क्या मेरी अर्निंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से अर्निंग मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा तो नहीं आ रही है, और आ रही है तो इस रेशियो को मेंटेन रखिए कि मैं ईएमआई दूंगा, एक्स्ट्रा ईएमआई पे नहीं करूंगा। एक बड़ा प्रिंसिपल खूब वायरल रहा कि भाई आप साल में एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा दीजिए और आपका पीरियड घटता चलेगा। नेचुरली कि वो जो आखिरी एक साल की जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट होगी, वो आपके पीरियड को डाउन करेगी क्योंकि वो सीधे सीधे प्रिंसिपल को हिट करेगी। ठीक है ना। और हम समझते हैं अच्छी बात भी है। मतलब मैंने अपना पहला होम लोन चुकाने के लिए मेरे पास अगर 1200 रुपये भी बचे हैं तो मैं 1200 का चेक देता था क्योंकि प्री पेमेंट चार्जेस खत्म हो चुके थे और वो 1200 ने मुझे हेल्प किया। मेरे पास अगर 1000 बचे, 800 बचे, 1500 बचे, मैंने दिया। पहला लोन चुकाने के लिए आपको, होम लोन चुकाने के लिए ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप रेगुलर सिप कर रहे हैं और वहां आपको सपोज 12 से 14% की रिटर्न आ रही है तो उसे मेंटेन रखिए क्योंकि ये 14% है और ये आपकी होम लोन 8.5% है। ये एक्स्ट्रा 6% जब आप एक साल में एक बार इन्वेस्टमेंट को निकाल देंगे या कंटिन्यू रखेंगे, 3 साल बाद निकालेंगे तो वो आपको एकदम से ड्रास्टिकली डाउन कर देगा। बट उसमें आप टैक्स इफेक्ट और देख लीजिए क्योंकि पहले जो टैक्स इफेक्ट होता था वो कई तरह की छूटें मिलती थी, डिडक्शंस मिलते थे इनकम टैक्स में। तो हमने यहाँ म्यूचुअल फंड में लगाए, हमें टैक्स सेविंग हो गई, हमारा टैक्स बच गया और जब वो म्यूचुअल फंड हमारे पीरियड निकला हमने वो चुका दिया। लेकिन अब जब लोग नए टैक्स रिजीम में आ गए तो वो बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो अब आपको टैक्स इफेक्ट कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा जो आ रहा है वो होम लोन चुकाने में लगाऊं या इन्वेस्टमेंट में लगाऊं। इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा फायदा ये है कि होम लोन में जो गया सो गया, लेकिन अगर आपको कभी जरूरत पड़ी बीच में पैसे की, आज 2 लाख रुपए की जरूरत है या एकदम से सोने में चेंज है, मैं आपको सोना खरीद लूं, आपके पास तो पैसे है ही नहीं क्योंकि आपके पास जो आ रहा था वो आप लोन में चुका रहे थे, तो आपकी लिक्विडिटी खत्म हो गई। तो ऐसे में 5 से 10%, 5 से 8% पैसा इन्वेस्टमेंट में जरूर रखिए कि आपको लिक्विडिटी भी रहे और अगर उससे कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिलता है तो वो आप अपने लोन को चुकाकर अपने लोन को कम कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट आपको करनी है, लेकिन अगर उतने ही पैसे में आपको दूसरा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट भी ऑप्शन भी बुरा नहीं है। एनालिसिस आपको खुद करनी है, या तो खुद करिए या किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले लीजिए। कंसल्टेंट की हेल्प लेना हमेशा एडवाइजेबल है, लेकिन ऐसे दोस्त की एडवाइस लेना बहुत रिस्की है जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही बताता है जितना अच्छा एक्सपीरियंस है। जहां वो लुट के आया है वो आपको कभी नहीं बताएगा। कोई भी दोस्त नहीं बताता है कि वो लुट के कहाँ आया है, चाहे वो कितना अच्छा भी क्यों ना हो।
ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। हाँ। वो कहेगा, देखिए लोगों को अपनी तारीफ सुनने की आदत है। हाँ। अगर मेरा कोई दोस्त मेरे घर आएगा तो मैंने यार वहाँ प्रॉपर्टी में लगाए, मेरे को डबल हो गए, मैंने वहाँ लगाया मेरे को ट्रिपल हो गए, मैं यार तुम्हें लगाने हैं मुझे बताना, मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ लगाने हाँ, हैं। अरे ये वाला शेयर ले लो, ये मैंने पिछले बस महीने लिया, अभी ये बहुत ये- रॉकेट होने ये वाला है। बड़ी गलती है। अगर आप शेयर में या म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाँ। आपको खुद से 1 घंटा लगाना है। आज इंटरनेट का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आपको बहुत सारी एनालिसिस मिल जाएगी, बहुत सारी ऐप भी एनालिसिस देती हैं। आप खुद पर भरोसा करिए, अन्यथा कंसल्टेंट की राय लीजिए। वो आपसे हो सकता है थोड़ी फीस ले ले, लेकिन आपको रीजनिंग देगा कि मैं अगर यहाँ करूँ तो क्यों करूँ। वो आपको पैटर्न बताएगा, बेसिस बताएगा, ट्रेंड बताएगा। तो ऐसे में वापस आपका बेसिक क्वेश्चन मैंने अभी पूरे से रिप्लाई नहीं किया है, सिप और लमसम, ये बड़ा क्वेश्चन है। सिप तो आपका डिसिप्लिन है, ये लाइफ में है और होना ही है और होना ही चाहिए। जिनका नहीं है उन्हें कर लेना चाहिए। चाहे आपकी इनकम महीने की 25,000 है या महीने की इनकम 5 लाख है, सिप सबके लिए है। ठीक। आप अपनी सुविधा से, मेरे अभी एक दोस्त हैं, एक अच्छी जगह पोस्टेड हैं, उन्होंने CFO हैं, उन्होंने अभी 65,000 रुपये की महीने की सिप कर दी और वो बहुत सेटिस्फाइड है। कहता है मैं 5 साल चलाऊंगा, 5 साल बाद मेरी बेटी का B.Tech कंप्लीट हो जाएगा, उसकी शादी करनी होगी, उसके पास मेरे पास सफिशिएंट पैसा होगा। तो हम लोग इस तरह की प्लानिंग सोचते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। मैं सोचता हूँ मेरी बेटी 12th में है, अब मुझे पता है ये नीट की तैयारी कर रही है, इसका सिलेक्शन होगा, अगर सपोज इसका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, अगर मानो मुझे प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ा तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, तो या तो मैं एजुकेशन लोन लूंगा या मैं उसके लिए व्यवस्था करना शुरू करूँ। हाँ। जितना व्यवस्था करूंगा उतने मुझे ब्याज पर पैसा नहीं लेना पड़ेगा। तो मुझे इस इवेंट की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि मैं अपने जीवन की महत्वपूर्ण जितनी भी घटनाएं होने वाली हैं उनकी लिस्टिंग कर लूँ, और ये कब कब होने वाला है, और ये जितनी जल्दी उतना बेटर। जैसे आपने कहा सिप, अगर आप 25 साल के हैं और आपने सिप स्टार्ट कर दी, आपको फायदा है। आपने मेडिक्लेम लिया, आपको फायदा है। आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, आपको फायदा है। और इंश्योरेंस की एक बात मुझे याद आई, मैं आप कहें तो जोड़ दूं। हाँ, प्लीज। लोग हमारे देश में इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। ठीक बात, लाइफ इंश्योरेंस में तो ये हमने, और हमें लगता है मैंने तो 5 पॉलिसी करा ली है, मैं खुश हूं। अरे आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 5% नहीं आई आज तक कभी किसी की। तो इंश्योरेंस लीजिए अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए, कि अगर जो अर्नर है वो ना रहे तो उस पैसे का, उसकी जो डिपेंडेंट्स हैं उसको कैसे उसका जीवन यापन होगा, वो व्यवस्था करनी है। ठीक और इसलिए उसमें भी टर्म इंश्योरेंस इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि कम पैसे में आपको बड़ा इंश्योरेंस कवरेज मिल गया, बचे पैसे को आप इन्वेस्टमेंट में लगाइए। ठीक बात। वहां आप सिप करिए और लमसम करिए। लमसम मत है बोनस, आपको बोनस मिला, 15,000, ठीक है, 10,000 5,000 में खर्चा करूंगा, 10,000 में लमसम लगा दिए। लमसम के लिए सिचुएशन बहुत काउंट करती है। लमसम आपके पास पैसे आ गए, मार्केट चढ़ा हुआ है, इंतजार कर लीजिए। ठीक बात। सिप के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है। जैसे आपकी EMI कटती है वैसे ही सिप की भी पैसा कट जाना चाहिए। 7 तारीख को सैलरी आई और 10 तारीख को आपकी सिप कट गई, तो ओवर दी पीरियड आप देखेंगे कि 5 साल हो गए, तो कभी अच्छा टाइम भी आया, बुरा टाइम भी आया, मार्केट उतरा चढ़ा, अल्टीमेटली आप देखेंगे आप गेनर हैं। तो सिप इज ऑलवेज बेटर। अब जो आपने बात की लमसम, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोन में EMI में आपने एक EMI एक्स्ट्रा पे कर दी। हाँ। उसी तरह सिप के बीच में एक लमसम उसी का काम करता है, वो आपको एकदम से बूस्ट देता है, एनर्जी एकदम बढ़ती है। ठीक है। अब एक मैं भी गुजारिश यहाँ पर व्यूअर से कर ही दूँ, क्योंकि इंश्योरेंस की हमारी बात चल रही है, क्योंकि आज से नहीं सर, मुझे लगता है सदियों से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आपको इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, पर आज की तारीख में ही मैं ये देखती हूँ कि कभी टैक्स बचाने के लिए ही लोग यूलिप ही लेना पसंद करते हैं कि इसमें तो टैक्स भी बच रहा है, और ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट यही है कि हम 20 साल तक पैसे देते रहेंगे और मिलेगा क्या हमें। तो अच्छा है, भगवान करे कि आपको ना ही लेने की ज़रूरत पड़े, पर इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस ही आपके लिए बना है, तो उधर ही आप जाइए। एक और बार ये रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ, अब करना नहीं करना आपके हाथ में, मुझे कमेंट्स करके आप बताइए भी कि आपने कितने
लाख तो अब नहीं कहूंगी सर, कितने करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। लाख आज के समय में बहुत छोटी रकम हो जाती है। तो मुझे बताइए कि आपने क्या लाइफ इंश्योरेंस भी और हेल्थ इंश्योरेंस भी दोनों क्या ले रखा है? मैं जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? उसके लिए एक बेसिक रूल बना लीजिए। आप ये देखिए कि अगर जो अर्नर है, जैसे 4 लोगों की एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, आप देखते हैं जो अर्नर सिर्फ हस्बैंड है, तो वो जितने पैसे में अपना घर खर्च चला सकता है, उसके ना रहने पर वो खर्च कम से कम 70% तो हो ही जाएगा। तो उसके पास इतना पैसा होना चाहिए उसके ना होने पर कि उसकी जो मंथली रेवेन्यू आए वो उसके खर्चे को मीट आउट कर ले। क्योंकि फिर जो इन्फ्लेशन होगा तो मानो इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी, तो कम से कम इतना तो हो कि 65 से 70% पैसा आ जाए। अगर आज मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ महीने का, तो आप समझिए मेरी, और वो 1 लाख मैं खर्च करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, बाकी खर्च करता हूँ, तो और सपोज मुझे 65-70 हज़ार तो चाहिए ही चाहिए अगर मैं नहीं हूँ तो ऐसे में, और अगर सपोज 6% रिटर्न आ रही तो मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए। तो मेरे लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर 1 करोड़ का अगर हम नॉर्मल इंश्योरेंस लेंगे तो हम उतने इंश्योरेंस प्रीमियम दे ही नहीं पाएंगे। ठीक बात है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना बेटर है, क्योंकि हमने कम पैसे में इंश्योरेंस ले लिया और बचे पैसे को हमने किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में लगा लिया। एक कोट जब मैं पढ़ रही थी, मैं वापस गोल्ड के ऊपर यहाँ पर आऊँगी, क्योंकि हमें ये तो मालूम चल चुका है कि 26 से 27 तक हमारे लिए एक बेहतर निवेश न सिर्फ सोना है बल्कि चांदी भी है। लेकिन जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि गिलबर्ट साहब ने ये कहा है कि 2026 में तो सोने में क्रैश आ सकता है। उन्होंने कहा ये जो रैली है सोने की 2026 में ख़त्म हो जाएगी और बेयर मार्केट यहाँ पर शुरू हो जाएगा। क्लियरली उनकी तरफ से इंडिकेट किया गया है। व्यूवर्स को मैं बता दूँ कि गिलबर्ट साहब बहुत बड़े मार्केट के विश्लेषक हैं, और अब जब उनकी तरफ से ये विश्लेषण दिया गया है तो मैं ये अब आपसे भी समझना चाहती हूँ कि क्या 2026 में सोना क्रैश हो जाएगा? ऐसी कोई भी संभावना है? अगर गिलबर्ट साहब को ये पक्का पता होगा सोना गिर जाएगा या कब उठेगा तो वो तो खुद तो जो है अरबपति हो चुके होते। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर किसी को, देखिए सब लोग अपना अपना अंदाजा लगाते हैं। आप एक बात बताइए, मार्केट लगातार चढ़ रहा है, लगातार लोग शेयर खरीद रहे हैं, तो कोई ऐसा भी तो है जो बेच रहा है। ठीक बात। अगर सोने की डिमांड है लगातार, सोने की, चांदी की, गोल्ड की, सॉरी शेयर्स की, लगातार लोग शेयर खरीद रहे हैं, ऑन एवरी सेल देयर इज अ परचेज। ठीक बात। अगर आज मैंने टीसीएस के 1000 शेयर खरीदे तो कोई टीसीएस का 1000 शेयर बेच रहा है। हाँ। इसका मतलब क्या है? ये खेल परसेप्शन का है। जो खरीद रहा है वो ये सोच रहा है कि आगे बढ़ेगा, और जो बेच रहा है वो सोच रहा है कि गिरेगा, बहुत सही टाइम है, निकल लो, मार्केट गिरने वाला है। अब गिलबर्ट साहब क्या सोचते हैं उस पर मेरे कमेंट करने का फायदा नहीं, क्योंकि वो एक अपने एक्सपर्ट हैं, उनकी एक अलग अप्रोच है। हिंदी में से कहते हैं तेजाड़िए और मंदाड़िए। हाँ। किसको क्या लगता है, बुल और बियर? तो ये एस्टिमेट करना आसान नहीं है, क्योंकि सोना इंटरनेशनली अलाइंड होता है, ये तो फैक्ट है। लेकिन जिस तरीके से इसमें देश के हालात हैं, विश्व के हालात हैं, पहले से तो बेहतर हैं, है ना? क्योंकि अब कहीं ऐसा नहीं होना कि वर्ल्ड वार होने वाला हो। अगर 1 साल पहले देखें तो वर्ल्ड वार होने वाला था। तो जब 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 विश्व में युद्ध की स्थिति आए, संकट आए, अनार्की हो, ऐसे में गोल्ड सबसे बेटर सिक्योरिटी लगती है। तो गोल्ड के रेट आसमान में पहुंचते हैं, चांदी आसमान की तरफ पहुंचेगी, क्योंकि लोगों को लगता है सेफ्टी सिक्योरिटी ये है। अगर जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लोग क्या लेके आए? अगर किसी के हाथ में सोने की अंगूठी बची है तो वो उसके लिए व्यापार करने का साधन बन गई। तो लगता है कि यार फिजिकल सोना है तो वो काम आएगा, इसलिए सोने का रेट बढ़ता है। अब उन्हें लग रहा है कि विश्व भर में शांति छा गई तो सोने का रेट क्रैश कर जाएगा। और मैं कहता हूँ शांति कभी विश्व में हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक अमेरिका, रूस, चाइना ये तीनों आपस में एक दूसरे को आंखें दिखाते रहेंगे, ना शांति होगी ना क्रांति होगी। तो ऐसे में सोना स्टेडी रेट से बढ़ेगा। 25 से 30% ग्रोथ सोने में आती रहेगी अगले 2-3 साल तक, स्पेशली तब तक जब तक ट्रंप साहब राज कर रहे हैं अमेरिका पर। तो सोने को लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना है। ठीक ठाक अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 25 से 30% मेटल में होना चाहिए हमेशा। हाँ, मैक्सिमम 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई भाई, आज मैंने जो कह दिया वो हो जाएगा, इस बात के भी चांसेस है कि बाई चांस कुछ ऐसा हो कि ना हो, तो हमारे पास अलग अलग बास्केट होनी चाहिए। एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने हैं, अंडे टूट सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में, थोड़ा सा मतलब जितना गोल्ड में कर रहे हैं उसका 25% चांदी में कर लीजिए, और उसके बाद आप देखिए कहाँ कहाँ आपको पैसा लगाना है, क्योंकि आपको थोड़ी सी लिक्विडिटी भी रखनी है, और लिक्विडिटी इंश्योरेंस से भी नहीं आएगी और लोन चुकाने से भी नहीं आएगी, तो थोड़ी सी एफडी। मजे की बात है, मिडिल क्लास एफडी को बड़ा अच्छा समझता है। हाँ। और एफडी का रेट 5% भी नहीं है, और उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना है, कोई छूट नहीं है। तो एफडी तभी के लिए कि आपको मानो 1 साल में 6 महीने में टारगेट है, और आपको लगता है कि उस पैसे में मुझे कमी नहीं चाहिए, कोई नुकसान नहीं चाहिए, मुझे सेफ जोन में रहना है, या मेरा एज ग्रुप ऐसा है कि मुझे कोई एडवेंचर नहीं करना, या कोई ऐसी स्थिति है कि मुझे ये पैसा एफडी में रखना ही रखना है, कोई कंपल्सन है, तभी एफडी जरूरी है, वरना हर छोटी बात के लिए एफडी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे सपोज एक मैंने प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान है कि 6 महीने बाद मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, हाँ। और मुझे 4 महीने बाद पैसे देने हैं आधा, और उसके बाद बचा हुआ पैसा आपको 6 महीने में देना है, और मेरे पास पैसे रेडी हैं। मैं एफडी भी कर सकता हूँ, म्यूचुअल फंड भी कर सकता हूँ, गोल्ड भी ले सकता हूँ। लेकिन मेरे को लगता है अगर बाई चांस कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि एकदम से मार्केट क्रैश करता है, तो मैं लुट जाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी छूट जाएगी, और प्रॉपर्टी छूटेगी, उसमें अभी मैंने जो टोकन दे रखा है वो भी कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो मुझे तब एफडी में रखना जरूरी है। अदरवाइज नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करने के लिए एफडी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना रफ्तार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपने अगर 5 साल के लिए कोई एफडी कर दी, तो 5 साल, जैसे आज जितने का हम आटा खरीद रहे हैं, 100 किलो आटा जितने पैसे का खरीदते हैं, आपकी एफडी 5 साल बाद जो इंटरेस्ट समेत आएगी, उतने में वो आटा उतने का नहीं आएगा। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन डिफरेंस, यानी आपकी बाइंग पावर जो पैसे की है वो पहले के मुकाबले कमजोर हो जाएगी। तो लंबे समय के लिए एफडी में पैसा कभी नहीं लगाएं। मिडिल क्लास हम जैसे लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा यही सोचते हैं कि बैंक में पड़ा है एफडी कर दो। अरे बैंक वैसे आपको 4% सेविंग पर इंटरेस्ट दे रहा है, एफडी में 5 दे रहा है। अब तो ऐसी भी स्कीम आ गई है सर कि आपने बैंक में 10 लाख रुपए डाल दिया तो एक कैपिंग होती है कि 2 लाख के ऊपर का जितना है वो सेविंग में ही पड़ा रहेगा, पर हम आपको एफडी का पैसा देते रहेंगे, इसलिए भी लोग छोड़ देते हैं। हाँ, वो फ्लेक्सी ऑप्शंस हैं, लेकिन वो रोज ही आपके अकाउंट में उछल कूद मचाते रहेंगे, पैसा आया पैसा चला गया, 2 लाख से ऊपर आया चला गया। हाँ। तो वो भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी इन्वेस्टमेंट किस लिए करता है कि कुछ पैसा बढ़ जाए, रोज रोज उसके अकाउंट में रोज मैसेज ही आते रहे, और उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर अब देखिए बात तो वही हुई, चलो आपने एफडी फ्रीज कर दिया या आपने डी फ्रीज छोड़ दिया कि मैं बिजनेस में हूँ, मानो मेरे को कोई जरूरत पड़ी तो मैंने पैसे निकाल लिए, मेरी एफडी टूट गई और पैसे आ गए तो मेरी एफडी बन गई, यही तो है। लेकिन ये सब इतनी उखाड़ पछाड़ करने के बाद हाथ में क्या आएगा, सब मिला के 5,000 रुपये नहीं आएंगे। तो मैं एफडी इज फॉर इमरजेंसी फंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एफडी फॉर इमरजेंसी, आपको लिक्विड फंड की बात थी, आपको याद होगा आपने शुरू में भी कहा था कि पुराने लोग सोना चांदी इसलिए रखता था कोई दिक्कत आए, और अब पर्सनल लोन मिल जाता है। हाँ। एक और बड़ी बात थी उसमें, अब मेडिक्लेम भी है। सबसे ज्यादा जरूरत कब थी, हारी बीमारी, और उसके लिए मुझे याद है हमारे बचपन में जब हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास थी और भी उससे भी कम थी, मेरी माँ हर दिवाली 2 चांदी के सिक्का खरीद लिया करती थी, और ये सिलसिला आज तक बंद नहीं हुआ, सिक्कों के नंबर बढ़ते गए। और आज मैं देखता हूँ उनके पास एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। एक बार मैंने मजाक में कहा, मम्मी चांदी की बढ़ गई है, इसको बेच देता हूँ, तो मैं डांटने लगी कि नहीं ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अब वो उससे भावनात्मक अटैचमेंट हो गई। लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमने जब सिक्के खरीदे हमने उस पर मेकिंग चार्ज भी दिया था। ठीक बात। और सिक्कों की प्योरिटी का कुछ नहीं पता, वो ज्वेलर आपको कितनी प्योरिटी की चांदी दे के गया कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे पास सिक्के आज भी रखे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस तो मेरी माँ का बरकरार है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या हमें रियल इन्वेस्टमेंट मिलेगा नहीं पता। इसलिए अब अगर आपके पास मेडिक्लेम है तो आपको इमरजेंसी फंड छोटा रखना है, लेकिन इतना तो रखना ही है कि अगर आपकी जॉब ना रहे, व्यापार ना रहे, तो आपको 6 महीने तक ब्रेड बटर की दिक्कत ना हो, क्योंकि आमतौर पर 6 महीने में नौकरी मिल जाती है, व्यापार सेटअप हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस कि कोई एक्सट्रीम सिचुएशन किसी के साथ हो।
तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब जो उसकी नॉर्मल खर्चा करने की जो नीड है उसका आधा इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। यानी जैसे अगर मेरे को 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए चाहिए तो इमरजेंसी फंड 50,000 और 6 महीने का। मतलब मैं ये मान लूं कि 3 महीने की सैलरी अगर रखी 6 महीने की, हाँ 3 महीने की सैलरी, बिल्कुल तो हो गया आपका काम। 3 महीने की सैलरी आपने पूरी रख ली तो ये पैसे आपको लिक्विड फंड में, जैसे आप एफडी की शेप में रखें, म्यूचुअल फंड की शेप में रखें, या किसी ब्लू चिप कंपनी के शेयर ले लें उसमें रखें, वो आपके लिए सफिशिएंट, और ये हर एक व्यक्ति को रखना ही चाहिए। इससे ज्यादा लेकिन एफडी में पैसा डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी एक आपको थंब रूल आज मिल गया है। तो जिसकी जितनी सैलरी है या बिजनेस में जो महीने में मंथली आपकी या कह लो घर का खर्च आपका जितना है, 3 महीने जितना आप अलग एफडी में रख लो, उससे 1 रुपया ज्यादा एफडी में रखने का अभी के समय में कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि चांदी के सिक्कों की आपने बात की, सर मैं बनारस की रहने वाली हूँ और बनारस में चांदी के सिक्के से टीका लगाने का बड़ा रिवाज है। तो इसलिए हमारे घर में भी हर दिवाली चांदी के सिक्के भी खरीदे जाते थे। 2-3 साल में एक बार सोने की गिन्नी खरीद ली जाती थी। मुझे याद है मेरी बहन की शादी में मेरे पिताजी ने चांदी के सिक्के से टीका सबको लगाया था। और आज भी हम जब घर जाते हैं तो लौटते समय 1100, 2100, 5100 के लिफाफे की जगह चांदी के 2 सिक्के, 3 सिक्के, 5 सिक्के, 7 सिक्के, ऑड नंबर ही होता है हमेशा, तो उससे आपको टीका लगाया जाता है। तो इसलिए भी मैं अगर पर्सनल बनारस की अपने घर की बात करूं तो हमारे यहाँ चांदी के सिक्कों का मतलब ऐसे वजन आप जब हाथ में लेते हो ना तो लगता है अरे इसका करेंगे। अच्छा उसकी कीमत इतनी कम है कि लगता है बैंक में भी रख के क्या करें, लॉकर ही भरेगा, फिर घर में भी रखने में लगता है तो, लेकिन वो बिकता नहीं है। इस घर से उस घर टीका लगा के चला जाता है, शायद उस घर से इस घर टीका लग के आ जाता होगा, लेकिन वो बिकता कभी नहीं है। ये ठीक बात है आपकी। अब इसमें मैं आपको बता दूं, हाँ। मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूं चांदी की प्योरिटी का, लेकिन वो कितने प्योर हैं ये जानना बहुत मुश्किल है। पर सर मैं तो जिन सिक्कों की बात कर रही हूँ वो पहले जो चला करते थे ना 1800 हाँ, वाले, वो जो किसी अंग्रेज अधिकारी का फोटो लगा है, राइट, राजा और रानी की फोटो होती है, ऐसे नए भी बनते हैं। अगर आपको ये लग रहा है सन जो अंकित होगा वो तो उसकी डाई है। अगर आपको ये लगता है कि किसी अंग्रेज अधिकारी का उस समय के वायसराय का या लॉर्ड क्लाइव का या किसी का फोटो लगा हुआ है और उस समय सन मिली है, तो ऐसे सिक्के नए भी बनते हैं। आपको लगे कि वो आपको एंटीक सिक्के मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है, वो नए बनते हैं। और आपको देखिए वो सिक्के अब इन्वेस्टमेंट नहीं है पर फिर भी वो ठीक है। अब उनकी भी माइंडसेट क्या है, आपके फादर का माइंडसेट क्या होगा, अगर इसको मैं 2100 रुपए दूंगा तो ये क्या करेगी, खर्च कर देगी। हाँ। ये सिक्के उसके पास उसका स्त्री धन है, हाँ। ये उसके मुश्किल समय में उसका कॉन्फिडेंस है। ठीक बात। तो वो बड़ी बात कॉन्फिडेंस है। देखिए होता क्या है, आपके पास कई बार किसी के पास मुसीबत आती है, निकल जाती है, अगर उसके पास कोई और इन्वेस्टमेंट हो खर्च हो जाता है, सोना चांदी आसानी से बेचा नहीं जाता तो वो रुका रह जाता है। तो ये असली खेल इमोशनल टच का है, कॉन्फिडेंस का। इमोशनल टच से मैं एक चीज़ और बताऊं, फिर मैं शेयर मार्केट के ऊपर जाऊंगी। मेरे पिताजी हमेशा जब हम कोई क्लास पास कर लेते थे, हम 2 सिस्टर्स हैं, हमने हाई स्कूल पास कर लिया, तो वो हमें सीधे सोनार की दुकान पे ले जाते थे कि आज एक चेन, जैसे आजकल के पेरेंट्स करते हैं ना, आपको आईफोन दिला देते हैं। आजकल के पेरेंट्स आपको कहीं फॉरेन ट्रिप पे ले जाते हैं, वो बस तुरंत ले जाके बिठा देते, तो कहते थे कि आज एक ईयरिंग ले लो, तुमने 12th पास किया है, तुम ग्रेजुएट हो गए हो, तुम ये। तो ऐसे करके बड़ा सोना और धन इकट्ठा हो गया। उसमें भी सर क्या होता था, हम जैसे जाते थे तो हम तो बच्चियाँ थे, अब 8th मैंने पास कर लिया या मैं 5th के बाद 6th में आ गई, तो वो ले जाके बिठाते थे, तो भैया हमें दिखाते थे ज्वेलरी, तो हम जो बड़ा गर्लिश सा बड़ा क्यूट सा कुछ होता था वो उठाते थे कि पापा ये चाहिए। तो भैया भी समझाते थे जो दुकान पे थे और पापा भी, दोनों कहते भाई ये क्या ले रही है, ये वाला लो। भैया भी कहते थे हाँ, भैया भी कहते थे तुम समझ नहीं रहे हो पापा क्यों कह रहे हैं, ये वाला लो जिसमें वजन है, इसमें वेस्टेज कम है। आप उसको वजन से मत सोचिए, क्योंकि पापा बजट तो बना के लाए हैं कि मुझे 20 ग्राम दिलवाना है या 5 ग्राम दिलवाना है। बच्चा पसंद कर रहा है कुछ हल्का सा। नहीं, उनका पर्पस क्या है कि आइटम वो लेना है जिसमें कलाकारी कम हो, आर्ट कम हो, तो उसमें क्या है प्योरिटी ज्यादा मिलेगी और वेस्टेज कम होगी। क्योंकि आपने ज्वेलरी लेते समय आपने क्या सोचा, रेट क्या चल रहा है, 1,33,000 चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप मेकिंग चार्ज की बात आती है तब पता लगता है अरे इसकी तो मेकिंग चार्ज ज्यादा है। एक ही शॉप पे आपको अलग अलग ज्वेलरी पर अलग अलग मेकिंग चार्ज होते हैं और वो मेकिंग चार्ज का फिर कोई यूज नहीं है। आपने एक बार 1,30,000 रुपये दिया और सपोज उसने 6% मेकिंग चार्ज किया, तनिष्क तो बहुत ज़्यादा करता है, मानो आमतौर पर 4, 5, 6, 7% के मेकिंग चार्ज होते हैं, 10% भी होते हैं,
आपने वो मेकिंग चार्ज अगर दे दिए तो वो आपकी खत्म वैल्यू। यानी आपने जब 1.5 लाख का कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसमें 5% मेकिंग चार्ज है, तो यानी वो पैसे आपके गए। इसलिए वो कहते थे जितनी सॉलिड होगी, जितनी डिजाइन सिंपल होगी, उसमें आपकी मेकिंग चार्ज कम होगी, क्योंकि उसे बनाने में गोल्ड की वेस्टेज कम हुई होगी। ये है गोल्ड की बात चली। एक बात बिल्कुल छूट रही थी, मेरे को याद आया तो मैं आप कहें तो बता दूं। जी जी। गोल्ड में एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, सॉवरिन बॉन्ड। हाँ, पर सरकार ने बंद कर दिया, अब निकाल नहीं रही है सरकार। नहीं, लेकिन मार्केट में मिलता मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, आपको ये देखिए, सरकार जब निकालती है, सरकार को लगता है कि भी पैसे की जरूरत है, गोल्ड बॉन्ड डालो और निकालो और अपने पैसे ले लो, और 15 साल के लिए सरकार को पैसे नहीं चुकाने। जिसको बेचना है वो मार्केट में बेच ले। सरकार की तो लंबी प्लानिंग चलेगी। ये जो 15 साल के लिए पैसे आए, इससे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करूंगा, डिफेंस में पैसा लगाऊंगा, बड़े फाइटर प्लेन S-400 ये सब खरीदे जाएंगे। लेकिन पब्लिक के लिए तो अवेलेबल है ना। आपको आज 10,000 रुपये का गोल्ड खरीदना तो गोल्ड बॉन्ड खरीदिए। आपका ऑनलाइन खरीदना, आपके बैंक से गया पैसा, ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया, आपके डीमैट में दिख रहा है, आप हमेशा सेफ है, कभी भी देख लीजिए। और जब आपको लगे मार्केट में ठीक है, मार्केट में बिकता है। मैं चाहूंगी सर इसे आप और क्लियर कीजिए, उसके पीछे मैं आपको वजह बताऊं। हमने अभी पॉडकास्ट किया था पैसा बोलता में ही, सुनील गर्ग सर हैं टैक्स एक्सपर्ट, उनका किया, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई सॉवरेन गोल्ड के बारे में कि कैसे उसमें आपको 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, जो आपको बाकी ना ETF में मिलेगा ना गोल्ड फंड में मिलेगा। फिर उन्होंने बताया कि इसमें आपकी टैक्स सेविंग भी होती है। डिटेल में उन्होंने बताया। कॉमेंट सेक्शन में अब लोग आकर के कह रहे हैं कि इनको तो इतना भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं जानते हैं कि गोल्ड बॉन्ड तो गवर्नमेंट बंद कर चुकी है, ये क्या बता रहे। मतलब लोगों को कंफ्यूजन है उसे लेके। तो अब क्योंकि ये बात आप छिड़ी गई है आज, तो मैं चाहती हूँ आप डिटेल में बताइए कि बॉन्ड तो सरकार ने बंद कर दिया, आप कैसे मार्केट से खरीदो। मैं बताता हूँ। जैसे किसी एक कंपनी का आप नाम सोचिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ। कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो शेयर जीवन में 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार निकालती है। ठीक बात। यानी जैसे कंपनी ने, जैसे आप न्यूज़ पढ़ते हैं कि ये फला कंपनी आज लिस्ट होने वाली है, यानी इसका शेयर अब कंपनी अलॉट करने वाली है, आप लोग अप्लाई करिए। ठीक है, हम लोग डीमैट के थ्रू अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद क्या, अब कंपनी रोज रोज तो शेयर बेचेगी नहीं। आज सपोज टाटा की कोई कंपनी है, हमने कहा ठीक है मैं शेयर लेना है, तो टाटा आज थोड़ी निकालेगी, लेकिन वो शेयर सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है। अगर मुझे आज टाटा का शेयर चाहिए, जो शेयर 100 रुपये का था वो 101 का मिलेगा, या 90 का मिलेगा, या 120 का मिलेगा, या जो भी मार्केट में रेट होगा उसमें मिलेगा। मैंने जाके मार्केट में सौदा डाला, चाहे वो ऐप से डाला, ऑनलाइन डाला, ब्रोकर के थ्रू डाला, मेरे खाते में शेयर आ गए, मेरे पैसे चले गए। टाटा कंपनी ने एक बार में पैसे शेयर निकाल दिए, अब वो बार बार नहीं निकालेगा, अगली बार वो 10 साल बाद 5 साल बाद उनका नंबर आएगा दोबारा शेयर अलॉट करने। लेकिन जो शेयर मार्केट में फ्लोट हो गए, कभी आपके घर और कभी मेरे घर, कभी इसके घर, वो गाना सुना है ना आपने, है कि यार मेरा तितलिया वर्गा, कभी इस फूल दे कभी उस फूल दे। तो शेयर है बिल्कुल इसी पैटर्न पर गोल्ड बॉन्ड हैं। यानी आपको आज खरीदना है तो आप खरीदिए, कोई ना कोई बेचने वाला तैयार खड़ा है। यही बात मैंने कही थी। जो खरीद रहे हैं, तो आप गोल्ड इसलिए खरीद रहे हो, आपको या तो इन्वेस्टमेंट करना है, या आपको लग रहा है आगे गोल्ड बढ़ेगा। दूसरा वाला जो गोल्ड बेच रहा है, या तो उसे पैसे की जरूरत है, या उसे लगता है गोल्ड नहीं बढ़ेगा। तो परसेप्शन सबका अलग अलग है, और हर कोई परसेप्शन में ही जी रहा है। ठीक बात। जब हम शादी करते हैं, हमें लगता है बहुत खुशी मिलेगी, सबको मिलती, किसी किसी को नहीं मिलती। जब हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, किसी को लगता है बहुत अच्छा रहेगा, किसी को जॉब छोड़नी पड़ती है। तो ये परसेप्शन का खेल है, जो भी एक्सपर्ट बोले। जी। अब सर सोने चांदी की बहुत बात हो गई, अब हम शेयर मार्केट की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि 2025 वो साल रहा जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच ज़रूर किया, शेयर्स ने कुछ खास नहीं दिया है। आप गिनाने के लिए या इतिहास में लिखने के लिए कह सकते हैं कि 2025 में मार्केट ऑल टाइम हाई गया, लेकिन मेरी जेब में जो शेयर्स मेरे पास है, ये ज़्यादातर निवेशकों का हाल है कि उनको तो कुछ खास नहीं मिला। अब बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। 2026 में सोना क्या हो सकता है, चांदी क्या हो सकता है, सब आपने बताया। तो मार्केट को लेके आपका अनुमान क्या है, मार्केट कहाँ जा सकता है, कौन सा सेक्टर आपको लग रहा है अच्छा कर सकता है? देखिए, अब जिस तरीके से देखिए, शेयर मार्केट बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव शेयर मार्केट, अगर प्रधानमंत्री जी को छींक आ जाएगी तो शेयर मार्केट हल्का सा हिलेगा। इंटरनेशनल कंडीशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस पे डिपेंड करेगा, जियोपॉलिटिक्स इम्पैक्ट करती है,
देश की राजनीति क्या है, अलग अलग स्टेट की पॉलिटिकल इलेक्शन सिचुएशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है इस समय जो देश में गवर्नमेंट है वो थोड़ी स्टेबल है, ठीक है। 2026 में कोई बड़ा इलेक्शन होने वाला नहीं है। ऐसे में शेयर की ग्रोथ अब रीजनेबली ठीक चलेगी, कोई बड़ा क्रैश होने का चांस नहीं है। अमेरिका ने जो टैरिफ एक्स्ट्रा लगा दिया, उसका जो डर था वो इंडियन एक्सपोर्टर के मन से निकल गया। और मजे की बात है, आपको जान के हैरानी होगी कि जो रुपया गिर रहा है उसकी वजह से एक्सपोर्टर की बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि उसने माल तो $1 लाख का ही बेचा था, उसको रुपये तो ज़्यादा मिल गए। जहां पहले 70 लाख मिल रहे थे वो 90 लाख मिलने लगे। तो जो टैरिफ का जो प्रेशर था वो लगातार धीरे धीरे घट रहा है। प्रधानमंत्री जी और पूरा डिपार्टमेंट उनका लगातार नई नई अप्रोच कर रहा है, नई जगह अपने सील करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस अभी ठीक चलेगा। बिजनेस चलेगा तो शेयर मार्केट चलेगा। हम आमतौर पर शेयर मार्केट को दो तरीके से देखते हैं, एक तो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या और एक सेंसेक्स क्या, सेंसेक्स है निफ्टी क्या, ठीक है ना। तो एक तो यहां में एक छोटी सी एडवाइस दे दूं, आप कहें तो आपका शेयर का पोर्टफोलियो को आप म्यूजियम मत बना लीजिए। यानी आपके पास 4 फला कंपनी, 4 इसके जितने भी बड़े इंडस्ट्री सबके 10-10 शेयर खरीद लिए ना, 10 से 15 शेयर खरीदिए, उन पर ही निगाह लगाइए। मात्र पोर्टफोलियो में 10 से 15 शेयर ही बस रखें। ये 50-100 शेयर, 200 शेयर, हाँ मैं 200 शेयर वालों को जानती हूँ। नहीं 200 तरह के शेयर रखने हैं, वो नहीं रखने हैं भाई। जब हम सीए करने आए थे तो हमें लगा बैलेंस शीट नहीं मिलती हमें, तब उन दिनों इस तरीके से इंटरनेट पर तो आसानी से अवेलेबल थी नहीं। तो हमने ना एक एक शेयर हर कंपनी का लेना शुरू कर दिया, तो हमें बैलेंस शीट एनालिसिस करने को मिल जाती थी। उनकी बैलेंस शीट हमें जैसे ही क्वार्टरली बैलेंस शीट आ गई हमारे पास। हाँ। तो हमें ये लगा कि ये इन्वेस्टमेंट ठीक है, लेकिन 5 साल बाद हमें महसूस हुआ कि ये म्यूजियम बना लिया हमने अपने पोर्टफोलियो का, सिर्फ बैलेंस शीट के लिए। तो हमारा पर्पस बैलेंस शीट मंगाना होता था, लेकिन आज नहीं है। आज ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, एक क्लिक पर आपको बैलेंस शीट मिल जाएगी। तो हम उसकी बैलेंस शीट में ड्राफ्टिंग देखते थे, ऑडिटर क्या लिख रहा है, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखा हुआ है। लेकिन अब वो बातें ख़त्म है। आपको 10, 15, 20 का नंबर बड़ा है, और अगर आपका म्यूचुअल फंड में भी स्टेक है तो 5 से 8 शेयर, बस इतने शेयर पर निगाह मारिए। आपको अगर आपको देखिए, एक मानो एक सेक्टर, जैसे अभी क्या है, डिफेंस आगे चलेगा। आपने पूछा कौन से सेक्टर आगे चलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, डिफेंस ग्रो करेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, जैसे मोबिलिटी, आईटी, ये ग्रो करेगा ही करेगा। मेडिकल, फार्मा डेफिनेटली ग्रो करेगा, क्योंकि अब लगातार जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस सरकार बढ़ा रही है, डॉक्टर्स को बढ़ा रही है, उन इंटीरियर्स में भी डॉक्टर अब अच्छे से पहुंचेंगे, उनको भी अच्छी टेस्ट फैसिलिटी, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलने लगेगी। तो जाहिर है दवाइयों की ज़रूरत यहाँ भी है और बाहर भी है। तो मेडिकल, फार्मा ये चलेगा, लेकिन बैंक स्टेबल रहेंगे। अब आपके पास सपोज बैंकिंग के शेयर है, आपको लगता है कि बैंकिंग के रख लेता हूँ, आपके पास यस बैंक भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी, पीएनबी भी है, यूनियन बैंक भी, तो क्या जरूरत है भाई, 2 रख लो। आपको लगता है एक सरकारी रख लेता हूँ, प्राइवेट रख लेता हूँ, ठीक है, आप एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई, इनमें से कोई बैंक रख लो, थोड़ा रख लो। आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो इनका वॉल्यूम बढ़ा लो, पर आपको 10 शेयर में रख के आपका एवरेज हो जाएगा। आपको जो बूस्ट मिलना है, जो मार्केट के चढ़ने पर गेन है, वो नहीं मिलेगा। नहीं, पर हमें लगता है ना कि क्या पता हमारे ही खरीदा हुआ शेयर ना बढ़े और दूसरा वाला बढ़ जाए, तो लाओ 200 ये ले लो, 300 वो ले लो, 100 वो ले लो, 50 वो ले लो, कहीं तो फायदा होगा। तो आपको पता है शेयर मार्केट में टोटल जितनी स्क्रिप्ट है उतना तो आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। अगर आप सब में 100 रुपए लगाएंगे तो सारे शेयर तब भी नहीं खरीद पाएंगे। फिर मिलेगा क्या? उससे बेटर तो आप अगर वो करना है तो आप सेंसेक्स में ही एक फंड खरीद लो, एक फंड जो सेंसेक्स से लिंक है, कि सेंसेक्स बढ़ेगा तो उनका बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो उनका घटेगा तो उनका घटेगा, वो भी कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपकी नॉलेज अगर है, आपको स्टडी करनी है, तो आप लिमिटेड शेयर तो स्टडी कर पाओगे। आप कैसे 20-25 शेयर कैसे स्टडी करोगे? 30 शेयर कर लिए, फिर आपका फोकस घट जाएगा। अगर आपको फोकस रखना तो म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं चले जाते? जो एक वेल एजुकेटेड, मार्केट को समझने वाला, 24 घंटे शेयर को रीड करने वाला, एक्सपर्ट की आर्टिकल्स पढ़ के डिसीजन लेने वाला व्यक्ति आपका फंड चेक कर रहा है, वो बेटर है। लेकिन अगर आप खुद से रिव्यू कर रहे हैं, खुद डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके इक्विटी में वॉल्यूम क्या होगा वो आपकी चॉइस है। एडवाइस मैं दे सकता हूं,
लेकिन नंबर ऑफ स्क्रिप्ट उतनी ज़्यादा रखने का कोई लाभ नहीं है। अब बैंक के तो 20 हैं, आप 20 के रख लो। फिर फार्मा कंपनी कितनी है? फिर आपको लगता है पीएसयू, तो एलआईसी से लेके जाने कितने पीएसयू हैं, सब में करेंगे। 2 कर लो, 3 कर लो। आपको लगता है पीएसयू में करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर में करना, तो 1 पीएसयू पकड़ लो, आप 2 पकड़ लो, बस बहुत है। आप ऐसे 8-10 से ज़्यादा सेक्टर थोड़ी पकड़ सकते हैं। आपने 7 सेक्टर तय कर लिए, ये 7 बढ़ेंगे, सारे तो नहीं बढ़ते ना। आप भी मेरे से पूछ रहे कौन कौन सा बढ़ेगा, मैं भी अपना अंदाजा दे रहा हूँ ये बढ़ेगा। तो वहाँ मैंने आपको 7 बोले, आपने लगा लिया मैं 5 में लगाऊंगा। अब 5 में मैं हर एक सेक्टर में 3-3 कंपनी छांट लेता हूँ, मेरे पास 15 होगी, बहुत है। आपके पास 1 लाख है या 10 लाख है, अमाउंट वही है। नंबर ऑफ स्क्रिप्ट, अमाउंट बढ़ जाएगा आपका, नंबर ऑफ स्क्रिप्ट सेम रखनी है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट रख के क्या करेंगे? ठीक है, म्यूजियम नहीं बनाना। म्यूजियम देखने के काम आता है, उसमें रखी हुई चीजें आपके काम की नहीं होती। एक चीज़ आपने और बहुत बेहतरीन कह दी। मुझे लगता है यहीं पे मैं डिस्क्लेमर दे भी दूं, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में मैंने डिस्क्लेमर नहीं दिया है। ये मुझसे गलती हो गई है, थोड़ा डिले हो गया, पर देर आए दुरुस्त आए वाली चीज़। जैसे गिलबर्ट साहब हैं, वो भी अनुमान ही लगा रहे हैं। गिलबर्ट साहब ने कह दिया तो आप खरीद लें या बेच दें, ये नहीं करना है, आपको खुद रिसर्च करना है। मैं और सर बैठ के यहाँ पर अनुमान ही लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी एक्सपर्ट को लेके आऊँ और उनकी राय आप तक पहुँचाऊँ। पर ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद रिसर्च करनी है। वो आता है ना म्यूचुअल फंड के पहले कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, ये गाइडेंस है सिर्फ आपके लिए, लेकिन आप खुद जांच परख लें और फिर उसके बाद जो आपको कदम उठाना है वो उठाएं। आज थोड़ा देर से मैंने डिस्क्लेमर दिया सर। ठीक है, आपने देर से दिया। बड़े बड़े टीवी पे या अखबारों में एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा, म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट है, नीचे से लिखा होगा नियम और शर्तें, आप जानने से पहले एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, लेकिन वो इतना बारीक लिखा होता है, हाँ। पढ़ने का होता ही नहीं। ठीक बात। पर फिर भी ये कानूनी बाध्यता है, हमें ऐसा कर लेना चाहिए। मैं भी जो बात बोलता हूं, मैं अपने परसेप्शन से बोलता हूं। हाँ। भाई मुझे लग रहा है कि ये मार्केट चढ़ेगा, तो मैंने अपनी राय दे दी। मैं एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं अपनी राय इस तरीके से नहीं देता हूं सर्विसेज लेके। मैं अपने अनुमान से लोगों को अपनी एडवाइस दे रहा हूं। आप बेटर है कि आप किसी प्रोफेशनल एडवाइजर से एडवाइस लें। ठीक बात। लेकिन मैं ये देखता हूं कि मार्केट में क्या चल रहा है, मेरा अवेलेबल नॉलेज, अवेलेबल एक्सपीरियंस से मुझे क्या मिल रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको शेयर करता हूं। पर आज एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई सर कि क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज टैक्स वाली है, तो हमें सोने चांदी की बातों बातों में वो टैक्स वाली सारा ज्ञान भी बिना पूछे ही मिल गया। मैंने वो सवाल पूछा नहीं था आपसे, लेकिन क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है तो आपने वो सारी चीज़ें खुद ही बता दी कि कैसे हम चाहे सिक्का खरीदते हैं या हम सॉलिड गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें हमें कितना टैक्स देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता, तो वो बिन मांगे मोती मिले, वो आज के पॉडकास्ट में मुझे मिल चुका है। अब क्योंकि हम शेयर मार्केट्स की बात करें तो मुझे आप ये भी समझाएं कि म्यूजियम नहीं बनाना है, ये तो पता चल गया, 10 से 15 स्टॉक ही रखने ये मालूम चल गया, लेकिन अगर हम फंड्स की बात करें तो फिर वो फंड्स का एलोकेशन क्या होना चाहिए, कितनी तरह के फंड्स मेरे पास होने चाहिए? क्या इसमें भी फेवरेटिज्म कुछ होता है कि कुछ लोग हैं कि जी हम तो लार्ज कैप में ही डालेंगे, हमें लेना ही नहीं है रिस्क? आपके हिसाब से थंब रूल क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि हमें इमोशनली कनेक्ट नहीं होना। कई लोगों को पर्टिकुलर एक व्यापारी पसंद है या एक ब्रांड पसंद है कि जो करेंगे उसी का करेंगे। हाँ। हमें इस सब से दूर हट के ठंडे दिमाग से सोचना है कि हमें किस में पैसा लगाना है। और ठंडा दिमाग क्या होता है? जिसको कैलकुलेशन सपोर्ट करे, जिसको मेरे लॉजिक सपोर्ट करें कि भाई ये इंडस्ट्री आगे चलेगी और इस इंडस्ट्री में पर्टिकुलर ये 3 कंपनी ठीक लगेंगी, वो कैलकुलेशन है। ये पहला रूल है। और दूसरा रूल क्या है? वही पहला रूल है कि आपको सिर्फ अपने पर भरोसा करना है, अपने पर या अपने कंसल्टेंट पर, और कंसल्टेंट से आपको डिस्कस करके ही बात करनी है। ये बात। तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन एक बार दोबारा से बताइए, मेरे स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से। कि कौन कौन से फंड्स होने चाहिए मेरे पास? तो मैंने कहा एक बार एनालिसिस कर लीजिए, फिर हमें देखिए हमारा यूसेज क्या है, हमें कितने कितने टाइम के लिए फंड डालना है। देखिए, एक बार मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने एक बार एक फंड में 2006 में 10,000 रुपये डाले। उस फंड में जब उसने ब्रोकर ने मुझे समझाया कि ये फंड बड़ा अच्छा, आप इसमें रोज 10 बार डालो, रोज 10 बार निकालो, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये है वो, उन्होंने कई सारी ऐसी बातें बताई जो मेरा टारगेट था ही नहीं। मुझे लगा कि यार अभी तो मेरी शादी हुई है 2-3 साल पहले, अभी बच्चों की पढ़ाई है, मैं धीरे धीरे काम चलाता रहूँगा, लंबे टाइम के लिए फंड ले लेता हूँ। लेकिन उसमें उस तरीके की लिक्विडिटी होने की वजह से उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा थे।
तो मुझे अल्टीमेटली अब तक की लाइफ में सबसे कम बेनिफिट उसी फंड में हुआ। तो मुझे ये देखना है कि फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, फंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या मेरी डायरेक्शन उससे अलाइंड है। अगर मेरे को सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ले सकता हूँ, गोल्ड में लगाना है तो गोल्ड फंड ले सकता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने आप में पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है। तो ऐसे में आपको पहला अपना माइंडसेट करना, वापस डाइवर्सिफाई करना है आपको, तो आप अलग अलग फंड में लगाइए, पर यहां भी आपको वही लंबी लिस्ट क्रिएट नहीं करनी है। 1 2 3 4 मैक्सिमम, बस उतने में लगाइए, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है। जो ब्रांड हैं 2-3 कंपनियों के नाम मैं ले सकता हूं, जो अभी नहीं ले रहा हूं, आप उनमें से चूज करिए, रिटर्न चेक करिए, एनालिसिस चेक करिए। अभी हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गूगल है, आप एनालिसिस करिए, कंपेयर करिए किसका रिटर्न बेटर है। एआई की मदद लें? बिल्कुल लेनी चाहिए, एआई की मदद भी लेनी चाहिए, और तमाम तरह के मार्केट में इस तरह की सर्विस ऑफर करते हैं कि ये डेटा भी अवेलेबल है आपके पास, वो पेड भी है और कई बार फ्री भी है। हाँ। ज़्यादातर लोग पेड हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ डेटा देने का काम कर रहे हैं तो डेटा को कंपेयर करना, एनालिसिस करना हमारा काम है। हम करें, हमारे 2 लोग मिलकर करें, आप ग्रुप बना लो, आपस में डिस्कस कर लो, एनालिसिस करो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में खरीद रहे हैं या म्यूचुअल फंड का चुनाव कर रहे हैं, आँख कान खुले रखिए, सोच के लॉजिक के हिसाब से फैसला कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने पीरियड के लिए है, और आपकी पर्टिकुलर एनालिसिस क्या कहती है। समय बहुत बड़ा फैक्टर है, और आपकी एनालिसिस उससे भी बड़ा फैक्टर है। अब जाते जाते मैं चाहती हूँ आप ये भी बता दें, क्योंकि 20 से 25% तो मुझे गोल्ड और सिल्वर में लगाना है, 20 से 25% मुझे गोल्ड में लगाना है, जितना गोल्ड में लगा रही हूँ उसमें से 25% मुझे सिल्वर में लगाना है। अब बाकी 75% तो बच गया, 75 to 80%। इसमें क्या पूरा म्यूचुअल फंड है या इसका भी एलोकेशन अलग अलग ढंग से होगा? देखिए, सबसे पहली मेरी सलाह ये है कि अगर आपके पास घर नहीं है तो सबसे पहले एक घर होना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे भी लोगों के वीडियोस देखे हैं जिन लोगों ने कहा है घर तो खरीदना ही नहीं है, लोन लेना ही नहीं है, किराए पे रहो, किराए पे रहो। जो घर 1 करोड़ का आ रहा है उसकी ईएमआई आपकी 1,15,000 आएगी, है ना, वो आपको लेना ही नहीं है। आप 40,000 रुपये में, 50,000 रुपये में रेंट पे रहो, बिल्कुल नहीं करना। ये एडवाइस का मैं सख्त विरोध करता हूँ। एक घर इंसान को जैसे ही मौका मिले, मैं ये नहीं कह रहा तुरंत खरीद लो, जैसे आपके फाइनेंशियल अलाउ करें, सिचुएशन अलाउ करें। कई बार आपको लगता है कि आप हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं, आपको वहाँ रहना ही नहीं है, 3 साल बाद आप वहाँ से बेंगलोर जाओगे, फिर पुणे जाओगे, फिर गुड़गांव आओगे, अलग सिचुएशन है। अदरवाइज एक घर तो पहले लेना ही चाहिए, ठीक है। हाउस, पहला हाउस आपको स्टेबिलिटी के अलावा कॉन्फिडेंस देता है। दूसरा हाउस आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, तभी करें जब आपको ठीक रेंटल मिल रहा हो। अपकमिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना एक घर या फ्लैट है तो इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरा फ्लैट नहीं लेना चाहिए। आपको लगता है कि मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मार्केट में जब हवा चलती है तो लगता है भाई मैंने क्यों नहीं लिया। ज़्यादा बेहतर होगा आप लैंड खरीदें। जितना आप लैंड में इन्वेस्ट करेंगे आपको फ्लैट या मकान के मुकाबले ज़्यादा फायदा होगा। और अगर अप्रूव्ड एरिया में घर है तो वो फ्लैट से भी ज़्यादा रिटर्न देता है इन जनरल। बाकी कई बार कोई प्रोजेक्ट एकदम से उछल जाता है, मार्केट में रेट बढ़ जाता है। नोएडा के रेट बढ़े हुए हैं, लेकिन आगरा के रेट तो नहीं बढ़ रहे। ठीक बात है ना, जयपुर के रेट तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन चंडीगढ़ के रेट भी नहीं, चंडीगढ़ के नहीं बढ़ रहे, लेकिन पुणे के बढ़ रहे हैं। तो वो रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए बहुत समय चाहिए। बट फिलहाल मैं यहाँ कह रहा हूँ पहला हाउस जरूर होना चाहिए। उसके बाद अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है तो आप लैंड पे ज़्यादा फोकस करें, या घर अगर आपको ज़मीन वाला मिलता है और वो अप्रूव्ड एरिया में तो वो ज़्यादा बेटर रिटर्न आपको देगा। अगर लैंड है तो एग्रीकल्चर लें या अर्बन एरिया में, दोनों जगह बेनिफिट है। ये है।
मैं क्योंकि वैसे तो ये मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन क्योंकि आपने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की बात कर ही दी है जो ये कहते हैं कि किराए पे रह लो लेकिन मकान मत खरीदो। अगर मैं ठीक हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं जो ये बातें कहते हैं और मैंने उनके साथ पॉडकास्ट भी किया है। तो जब मैंने उनकी बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि आप ये क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरा ये कहना है कि 25 साल में मत लो, 30 साल में मत लो, 32 साल में मत लो, अगर हैसियत है तब भी मत लो, 35-40 के बाद ही लो। ये उन्होंने क्लैरिफाई किया। अब क्योंकि ये बात छिड़ गई है तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपके मुताबिक अगर मेरा सैलरी और सब कुछ ठीक ठाक है और मेरी हैसियत बन रही है तो मैं 27 साल में भी घर ले सकती हूँ? बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए, मतलब मैं लोन में बंध जाऊंगी ना अगले 20 साल के लिए, 27 साल की ही उम्र में एक बच्चा लोन में बंध जाएगा अगले 15 साल या 20 साल के लिए, लेकिन ये एडवाइजेबल है। बिल्कुल, अरे वही तो उसका ग्रोथ का टाइम है। आपको एक और बात बताऊं, हाँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा सा। आजकल एक ट्रेंड है कि शादी 25 में नहीं करनी, 30 में करनी है, 32 में करनी है। मैं कहता हूं आपने जो बेस्ट पार्ट है वो तो छोड़ ही दिया। अगर अभी एक बच्चे को आप 27 साल की उम्र में उसने शादी कर ली, 28 में घर ले लिया, तो उसका एक लाइफ सेट हो गई। आज की जेन जी क्या है, उन्हें जल्दी से अमीर बनना है और उन्हें ये नहीं पता इन्वेस्ट क्या करना है। तो हमने उसको एक सेट दे दिया कि भाई अब तू ईएमआई भरता रहे, एक जगह तेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है। एक तरफ एप्रिसिएशन है, अपने मकान में रह रहे हो, और अपने मकान में रहना आज भी इस देश में रिस्पेक्ट का मीनिंग है। देखिए, हम जब कमाते हैं तो हमारे अंदर की बॉडी जो होती है वो काम करो तभी तो हम कमाते हैं। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो बेटर कमाएंगे ना। अपना मकान उस कॉन्फिडेंस को कंट्रीब्यूट करता है, आपको भी करता है, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी करता है। आप रेंट पर रहें, आपको 3 साल बाद खाली करना है, आपको सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो किराएदार को बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मैं यहाँ पे प्लस माइनस नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सच है। लोग कहते हैं अच्छा ये कल तो चला जाएगा, हम इससे दोस्ती बढ़ा के क्या करेंगे। तो उसके लिए पहला घर तो होना ही चाहिए। मैं इस और बात जितना का जल्दी सख्त श्री समर्थन गणेश हूं। करें उतना बेहतर, उतना ही बेहतर। क्योंकि हर सपोज करिए आज कोई गुड़गांव में रह रहा है और सपोज वो बाद में लंदन शिफ्ट हो रहे हैं या हैदराबाद शिफ्ट हो रहे हैं, बेच दीजिए। अब तो एक ये भी बड़ा मिथ है कि बेचना बहुत कॉस्टली है, बेचने की ट्रांजैक्शन कॉस्ट 7% है रियल एस्टेट में, है ना। शेयर में भी 3% है, सोने में, सॉरी, सोने में भी 3% है। हाँ। तो आसानी से घर बिक जाते हैं और आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका एडवांटेज आप उस समय कमा चुके होते हैं। आपको धीरे धीरे करके आपका पैसा इकट्ठा हो रहा होता है। आपने 1 करोड़ का लोन लिया और 2 करोड़ का हाउस लिया, जब आप बेचने जाएंगे 4 साल बाद तो पता लगेगा आपका हाउस का लोन सिर्फ 70 का रह गया और बिका वो 2 की जगह 3 का। तो वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन वो एडवाइजेबल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। और आप जाएं उसके पहले मैं व्यूअर को ये रिक्वेस्ट करूं कि कोई भी आप सवाल मनीष सर से पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। दोबारा जब सर हमारे पास आएंगे तो आपके उसी सवाल को सर से हम पूछेंगे। और आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये तो आपको मालूम चल ही चुका है कि एक एपिसोड में टैक्स की भी सारी नॉलेज मिलती रहेगी। तो टैक्स से जुड़ा हुआ भी कोई सवाल आप अगर चाहें सर से तो वो पूछ सकते हैं। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी, बहुत व्यस्त रहता है वैसे सर का स्केड्यूल, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमें समय भी मिल सके और आपके सवाल का जवाब भी मिल सके। थैंक यू सो मच सर, ज्ञान चक्षु खोलने के लिए, खास करके सोने और चांदी के मामले में। थैंक यू। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।